रहा है। विद्यार्थियों नमस्कार। स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें है क्षेत्र और राष्ट्र। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। 1980 का जब दशक था तो यह स्वायत्तता की मांग का दशक था। हमारा देश आज़ाद हुए 30 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके थे और अब हमारे देश में बहुत से लोग आज़ादी का मतलब समझने लगे थे और अब यहाँ स्वायत्तता की मांग उठने लगी थी। इस दौर में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार कर किया। संविधान की जो हदें थीं उनको भी पार कर दिया स्वायत्तता की मांग ने। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। कुछ लोगों ने स्वायत्तता की मांग के लिए हथियार उठाए, लेकिन सरकार ने उनको दबाने का प्रयास किया, जवाबी कार्रवाई कर ही दी। इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। जब 1980 में चुनाव होने थे, आम चुनाव लोकसभा के, तो ये भी प्रभावित हुए। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। मतलब ये लंबे समय तक स्वायत्तता के संघर्ष चलते रहे थे और केंद्र सरकार को इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सुलह का ही रास्ता अपनाना पड़ा था। स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते भी करने पड़े थे सरकार को और बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौते हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। मतलब जो भी विवाद के मुद्दे हैं स्वायत्तता के, उनको संविधान के दायरे में रह करके निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभरे। भारत सरकार का नजरिया अब हम देखेंगे इसमें, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए भारत सरकार का नजरिया। भारत सरकार का नजरिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों से बार बार गुजर रही है। जब भी हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हम संविधान के बारे में पूछते हैं, सुनते हैं, तो हमारे सामने एक दृश्य बार बार आता है और वो बात क्या होती है, वो चर्चा क्या है? वो चर्चा है विविधता की चर्चा। हमारे देश में विविधता थी, विविध संस्कृतियों को मानने वाले, विविध भाषाओं को बोलने वाले, यानी विविध भाषाभाषी लोग, विविध संस्कृतियों को, विविध खान पान वाले, विविध धार्मिक रीति रिवाजों वाले, विविध प्रकार की वेशभूषा वाले, यानी विविधता की बात हमारे सामने बार बार आती है। भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी भारत को क्या, अपनी भाषा और संस्कृति, विविध क्षेत्रों के लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाले तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। मतलब हमारे भारतीय समाज को जो आकार देने वाली विविध संस्कृतियां हैं, हमारे देश में विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं, विविध भाषा भाषी वाले लोग हैं, ये विविधता ने ही हमारे देश की समाज को आकार दिया है। तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे जिन्होंने हमारी संस्कृति को आकार दिया है, हमारी समाज को आकार दिया है। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। हमारे देश का जो राष्ट्रवाद था, इसने हमारे यहाँ की एकता और संस्कृतियों के बीच और विविधता के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। यूरोप में कई ऐसे राष्ट्र थे जहां सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के खतरे के रूप में माना जाता था।
यूरोपीय राष्ट्र क्या कहते थे, अगर संस्कृति में विभिन्नता हो जाएगी तो ये राष्ट्र के लिए खतरा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने विविध क्षेत्रों की संस्कृति को अपने राष्ट्र के संविधान में, अपने देश में समान महत्व दिया है। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। हमारे यहाँ जब विविधता का सवाल आया तो हमने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। हमने जब विविधता का सवाल आया हमारे देश में विविधता है, यानी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाभाषी हैं, खान पान धर्म सब अलग है। तो जब हमने विविधता का सवाल हमारे सामने आता है तो हमने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपना लिया, यानी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से ही हमने विविधता का सवाल हल किया। और लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है। किसी भी क्षेत्र की क्या आकांक्षा है उसको राजनीतिक अनुमति है, वो अपनी आकांक्षा व्यक्त कर सकता है। लोकतंत्र में ये होता है, कोई भी क्षेत्र अपनी आकांक्षा को व्यक्त कर सकता है। और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता और ना ही लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी मानता है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। जब भी क्षेत्र के लिए हम कोई नीति बनाएंगे तो सभी क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जब हम क्षेत्रों को महत्व देने लगेंगे, समान महत्व, तो कभी कभी तनाव भी हमारे सामने या परेशानी बनकर सामने आ सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों पर भारी पड़ें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की बृहत्तर आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहां क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। जब हम अलग अलग अधिकार मांगने लगते हैं अपने क्षेत्र के लिए तो राष्ट्र में संघर्ष भी होना एक आम बात है। अब हम देखेंगे तनाव के दायरे। हमारे देश में तनाव क्या था और इसके दायरे क्या थे? तनाव के दायरे। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आजादी के तुरंत बाद हमारे देश को विस्थापित देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा। जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था तो देखा था जैसे हमारे देश का विभाजन हुआ, आज़ाद हम जैसे हुए तो आज़ादी के तुरंत बाद देश का विभाजन हो गया था। विभाजन हुआ, विस्थापन हुआ। विस्थापन मतलब यहाँ से अल्पसंख्यक मुस्लिम पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम भारत आए, तो इनका विस्थापन हुआ था। देशी रियासतों का विलय, जो 565 देशी रियासतें थीं जिनका विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था, तो देशी रियासतों का विलय और राज्यों के पुनर्गठन। फिर राज्यों का पुनर्गठन करना था, किस राज्य की सीमा कहाँ तक हो, कौन सा राज्य किस तक कहाँ तक है, कितने राज्य बनाए जाने हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन जैसी कठिन समस्याओं से हमें जूझना पड़ा था। आज़ादी के बाद कितनी समस्याएं थीं? सबसे पहली समस्या थी विभाजन, विस्थापन, रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन। ये 4 चुनौतियां थीं आज़ादी के बाद हमारे सामने। हमें इनसे जूझना पड़ा था और देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। बहुत सारे देश के विदेश के विचारक थे, वो कहते थे कि इस स्थिति में इन 4 समस्याओं के कारण भारत ज़्यादा दिन तक एकता के रूप में नहीं रह सकता, भारत के फिर टुकड़े होंगे, भारत एक नहीं रह सकता। ज़्यादातर विचारकों का यही अनुमान था। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर का मसला सामने आया।
सबसे पहले आया था जम्मू कश्मीर के विलय का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था, कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ये केवल ये मसला नहीं था कश्मीर वाला कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का हो, यहाँ पर कश्मीर के लोगों की आकांक्षाएं भी इसमें जुड़ी हुई थी। कश्मीर के लोग क्या सोचते थे, हम भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे या हम आज़ाद रहेंगे, ये उनकी आकांक्षाओं का भी मसला था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। पूर्वोत्तर में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी ऐसी आकांक्षाएं थीं। नागालैंड और फिर मिजोरम भारत से अलग होने की मांग करने लगे। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े हुए कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। कुछ दक्षिण भारत के द्रविड़ आंदोलन के लिए लोग थे, वो भी कहने लगे थे कि हमारे लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर दिया जाए। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। तो अलगाव के इन आंदोलन, अलगाव का मतलब होता है देश से लगाव ना होना। नागालैंड, मिजोरम और द्रविड़ ये अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, देश के से अलग होने की मांग कर रहे थे। इसी मांग की भावना को अलगाव कहा जाता है। और अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। अब देश में कौन से आंदोलन चलने लगे? भाषा के आधार पर राज्य का गठन, जिस भाषा के हमें वहां एक अलग राज्य बनाओ, एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य, ऐसे ही मांग हमारे यहाँ होने लगी थी, अलग अलग राज्यों का गठन किया जाए। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे आंदोलन वाले राज्य थे। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर तमिलनाडु में, हिंदी भाषा का विरोध हो रहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, राजभाषा ना बनाया जाए। इसके खिलाफ विरोध आंदोलन चल रहे थे और 1950 के दशक में उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर डाली। पंजाबी भाषा जो बोलते थे वो भी कहने लगे कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए। और इस मांग के उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और 1966 में पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया गया और हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया। हरियाणा में हिंदी भाषी और पंजाब में पंजाबी भाषी अलग अलग कर दिए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य अलग बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से हुआ था, झारखंड का विभाजन बिहार से हुआ था और उत्तराखंड का विभाजन उत्तर प्रदेश से हुआ था। यह नहीं कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। मतलब हमारे देश में जो विविधता थी, इससे निपटने के लिए देश की जो अंदर की जो सीमाएं थी, इनका फिर से निर्धारण कर दिया। यानी अलग अलग राज्य बनाकर हमने इन सीमाओं का निर्धारण कर दिया। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। मतलब हमने राज्य गठित कर दिए, भाषा के आधार पर राज्य बना दिए, इनकी सीमाएं निश्चित कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमेशा के लिए हमने इस समस्या का समाधान कर लिया है। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थीं कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। कश्मीर की और नागालैंड की तो चुनौतियां ऐसी थीं, राष्ट्र निर्माण का जो दौर चल रहा था उसमें इनका हल नहीं निकाला जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी। फिर पंजाब में, असम में और मिजोरम में भी नई चुनौतियां उभरी। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और
उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में फिर मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है।